हेलो कौन? अरे हम बोल रहे। अरे कौन? अरे हम बोल रहे। हाँ यार, फोटो बहुत बढ़िया खींच रहा है। क्या बात है यार, कॉल भी लग रही है, बहुत बढ़िया। काम भी हो जा रहे हैं मेरे। अरे कैसे तुम साहब? भाई वेलकम है यार तुम्हारा अपने प्यारे प्लेटफॉर्म यानी पीडब्ल्यू पे। अब यही तुम सोच रहे हो कि सर ये क्या कर रहे हो सर? हेलो कौन हम बोल रहे सर, क्या चल क्या रहा है सर? फोटो खींच रहे हो सर? ये सब क्या है सर? देखो यार, क्या है कि मेरा ना एक नीड था कि मुझे करना था कॉल, वो भी अपने फ्रेंड्स और अपने फैमिली वालों को। और उन्होंने कहा कि एक अच्छी सी फोटो खींच देना। मैंने कहा चलो खींच लेते हैं। फिर मुझे मन किया कुछ गेम्स खेल लेते, तो मैंने कहा चलो वो भी कर लेते हैं। तो कुल मिलाकर के एक छोटे से स्मार्टफोन ने मेरे बहुत सारे नीड्स को सेटिस्फाई कर दिया। यानी कॉलिंग के नीड्स को घर वालों से कनेक्ट करवा दिया, मैंने कॉल्स कर लिए और बातें कर ली, गेम्स भी खेल लिए, एंटरटेनमेंट भी हो गया और मेरा काम भी हो गया। राइट। तो क्या मैं इस फोन को कह सकता हूं कि इसने मेरे लिए एक रिसोर्स का काम किया? वेल, इसी बात को आज हम लोग एक्सप्लोर करेंगे, है ना। चलिए, तो मैं एक काम करता हूं, पहले तो इसको बोलता हूं टाटा बाबा है। वो गया। क्या बात है भाई, बहुत सही। तो ये तो मेरा जादू से हो गया गायब। तो बच्चा लोग, पहली बात तो जल्दी से आ जाओ, फटाफट से आ जाओ, बिकॉज अगले 30 मिनट तक हम करने वाले हैं इसी टॉपिक के बारे में एक्सप्लोरेशन की। यानी क्या ये एक संसाधन है, क्या एक रिसोर्स है, और क्या बहुत सारे रिसोर्सेज एग्जिस्ट करते हैं, या ये सारा रिसोर्स का फंडा क्या है। तो चलो जल्दी से आ जाओ मेरे साथ, क्योंकि हम करने वाले हैं अगले 30 मिनट में रिसोर्स वाली बहुत सारी प्यारी प्यारी बात। लेट्स गेट स्टार्टेड। राइट। तो पॉइंट इज कि बच्चों, जब मैं आपसे कहता हूं कि रिसोर्स क्या है, तो रिसोर्स की बहुत सिंपल परिभाषा है। कहने का मतलब है कोई भी ऐसी चीज जो आपके एनवायरनमेंट में अवेलेबल है, जो आपकी जरूरतों को सेटिस्फाई कर सकती है, आपके नीड्स को सेटिस्फाई कर सकती है, प्रोवाइडेड आपके पास क्या होना चाहिए? आपके पास होनी चाहिए टेक्नोलॉजी। ठीक है, यानी उसको बढ़िया तरीके से बच्चों हार्नेस करने की टेक्नोलॉजी आपके पास होनी चाहिए। साथ ही साथ आपके पास इकोनॉमिकली फीजिबल प्रोडक्ट होना चाहिए। कहने का मतलब है कि आप उसको अफोर्ड कर सको, इतना महंगा ना हो कि भैया अफोर्ड ही ना कर पाओ। ठीक है। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज की कल्चरली एक्सेप्टेबल, यानी सबकी सुख सुविधा में वो काम आए, सबके बेनिफिट्स के लिए काम आए, और साथ ही साथ बच्चे कोई प्रॉब्लम्स ना क्रिएट करे, सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल हो, तो हम कह सकते हैं कि वो एक रिसोर्स है। तो ऐसे केस में यार, जो मेरा स्मार्टफोन था उसने मेरी बड़ी मदद की, अफोर्डेबल भी था, इसीलिए ले लिया भाई। और इसके अलावा जो है सब लोग एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, मजा आ रहा है, सबको बढ़िया चल रहा है और बेनिफिशियल है। तो मैं बिल्कुल कह सकता हूं कि मेरा जो स्मार्टफोन है भैया, वो एक नंबर का रिसोर्स है। ठीक है, चलो अब जब हम बात करते हैं बच्चे रिसोर्सेस की, तो कोई भी चीज जो कि आपके एनवायरनमेंट में अवेलेबल है, वो अपने आप में यूजफुल कभी नहीं हो सकती। राइट। क्योंकि उसको यूजफुल बनाने के लिए चाहिए आपका अल्ट्रा तेजस्वी दिमाग, यानी कि ह्यूमन बींग्स का टैलेंट, उनका स्किल, साथ ही साथ अवेलेबल टेक्नोलॉजी, और टेक्नोलॉजी के साथ आपके अवेलेबल इंस्टीट्यूशंस। कहने का मतलब है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल, अगर मुझे ये फोन जो मैंने अभी तुमको दिखाया, यही स्मार्टफोन फॉर एग्जांपल जो है बनाना था, तो इस बनाने के लिए मुझे मल्टीपल चीजें लगी होंगी। फैक्ट्री चाहिए मेरे को, है ना, फाइनेंस चाहिए, गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए, तो हर चीजें इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ मेरा दिमाग चाहिए, इंजीनियर्स का दिमाग चाहिए, जो इस फोन को एक बहुत ही बढ़िया, एक अमेजिंग सा बढ़िया सा रिसोर्स बना सकते हैं। और फॉर एग्जाम्पल, मुझे अगर जैम खाना है, राइट, जैम खाते हो ना ब्रेड में लगा के, टेस्टी वाला जैम, तो जैम किससे बनता है? फ्रूट से बनता है। अब फ्रूट्स बच्चे अपने आप में तो कुछ कर नहीं रहे, उन फ्रूट्स को आप लेके आओगे फैक्ट्री के अंदर, प्रॉपर उनको प्रोसेस करोगे, जैम में कन्वर्ट करोगे, फिर आपको क्या चाहिए होगा बच्चे? मार्केट में सप्लाई करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन नीड चाहिए होंगे, फिर जाकर के कहीं आप जैम को सेल आउट करके कंज्यूमर तक पहुंचा पाओगे। तो आप ये देख सकते हो कि बच्चे कोई भी चीज जो फिजिकल एनवायरनमेंट में अवेलेबल है, उसका रिसोर्स बनना इस बात पे भी तय करता है कि ह्यूमन बींग्स का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है, टेक्नोलॉजी अवेलेबल है कि नहीं है, और साथ ही साथ बच्चों कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो आपके उसमें हेल्प आउट कर रहे हैं। राइट। सो इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक एनीथिंग अ रिसोर्स। चलिए, जब हम बात करते हैं बच्चों रिसोर्स के क्लासिफिकेशन की, देन ऑलवेज वी शुड रिमेंबर कि भैया पहली बात तो ये मोटा मोटी अगर हम बात करें, रिसोर्स को हम दो तरीके से बांट सकते हैं, नेचुरल और दूसरा है आपका मैनमेड। राइट। तो ये एक जो आपको नेचर में, प्रकृति में नेचुरली मिलता है, और दूसरा जिसको इंसानों ने बनाया है। और इंसान खुद में एक रिसोर्स है यार। आप लोग अभी अच्छी खासी पढ़ाई कर रहे हो, बढ़िया पढ़ाई कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? आगे जाके आपको अच्छे कॉलेजेस चाहिए, अच्छे कॉलेजेस बोले तो बढ़िया क्वालिटी ऑफ एजुकेशन चाहिए। अच्छा क्वालिटी ऑफ एजुकेशन का मतलब है मस्त एकदम बढ़िया वाली जॉब मिलेगी, जॉब में आएंगे पैसे ही पैसे, और उसके बाद लाइफ मजा नहीं, लाइफ है कि नहीं? तो बच्चे कहीं ना कहीं ये भी एक फॉर्म ऑफ रिसोर्स है, आप लोग खुद एक फॉर्म ऑफ रिसोर्स हो। राइट। अनदर इंपॉर्टेंट बात, आप कभी बच्चे शॉपिंग मॉल्स वगैरह जाते हैं, आप अम्यूजमेंट पार्क जाते हैं, उसको
बनाया किसने? आपकी ह्यूमन बींग्स ने। किस लिए? आपके एंटरटेनमेंट के वांट को सेटिस्फाई करने के लिए, पर्पस को सेटिस्फाई करने के लिए, राइट? सो दे आर एग्जांपल ऑफ ह्यूमन मेड रिसोर्सेस, है ना? चलिए, तो इसी तरीके से बच्चों हम और बहुत सारे बेसिस हैं जिन पे हम लोग रिसोर्सेस को क्लासिफाई करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल किसी भी रिसोर्स का ओरिजिन, किसी भी रिसोर्स का एग्जॉस्टिबिलिटी, कितना जल्दी वो खत्म होता है, उसकी ओनरशिप किसके पास है, और उसका स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट क्या है। तो इन बेसिस पे भी बच्चे हम लोग रिसोर्सेस को क्लासिफाई करते हैं। चलिए, लेट्स ट्राई टू गेस अबाउट इट, लाइक लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग इन डिटेल। जब आप बात करते हैं ओरिजिन की, तो भैया दो तरीके से आप रिसोर्स की बात करेंगे, बायोटिक और एबायोटिक। जहां बात आ जाए बायोटिक की, सिंपल सी परिभाषा है कि जिसमें जिंदगी है, यानी कि लाइफ है। तो ऐसे सारे रिसोर्सेज जो आप बायोस्फीयर से ऑब्टेन करते हैं जिनमें जीवन है, वो आपके बायोटिक है। फॉर एग्जांपल ह्यूमंस हो गए, एनिमल्स हो गए, एनीथिंग दैट इज लिविंग, राइट? एबायोटिक का सिंपल सा मतलब है समथिंग दैट इज विदाउट लाइफ, यानी ऐसे सारे रिसोर्सेज जिसको कि आपके नॉन लिविंग थिंग्स से बने, जैसे फॉसिल फ्यूल्स हो गए, मिनरल्स हो गए, रॉक्स हो गए। दीज ऑल आर वेरी गुड एग्जांपल्स ऑफ एबायोटिक रिसोर्सेज। नेक्स्ट बच्चों, इफ यू टॉक अबाउट, वी हैव रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल। रीन्यूएबल रिसोर्स बिल्कुल आपके डेटा रिचार्ज की तरह, इंटरनेट पैक अगर खत्म हो जाता है फोन में, तो आप तुरंत रिचार्ज करके अपने गेम खेलना कंटिन्यू करते हो, राइट? तो कुल मिला के कहने की बात यह है कि रीन्यूएबल रिसोर्स एक ऐसा रिसोर्स है बच्चे जिसको रिचार्ज किया जा सकता है, रिन्यू किया जा सकता है अगर एक बार उसकी क्वांटिटी खत्म होती है तो। वाटर इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ रीन्यूएबल रिसोर्स, है ना बच्चे? वाटर साइकिल के थ्रू जो वाटर है वो आपका रिचार्ज होता रहता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, व्हेन वी टॉक अबाउट नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, तो ये वो रिसोर्सेज हैं जो एक बार खत्म हो गए तो इनको दोबारा जनरेट करने में बहुत समय लगेगा, बहुत टाइम लगेगा, या ये भी हो सकता है कि ये जनरेट ना भी हो पाए। फॉर एग्जाम्पल, इनमें कुछ रिसोर्सेज हैं बच्चों जो आपके रिसाइक्लेबल इन नेचर हैं, जैसे कि आपके मेटल्स हो गए, आप उनको रिसाइकल कर सकते हो, लेकिन जो आपके फॉसिल फ्यूल्स हैं बच्चे, आप उन्हें रिसाइकल नहीं कर सकते। अगर एक बार वो खत्म हो गए, एग्जॉस्ट हो गए, तो भैया दोबारा बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स का टाइम लगेगा, जब तक हमारे पास कुछ नहीं बचेगा, है ना बच्चों? चलिए, अगली बात आती है बच्चों ओनरशिप की। ओनरशिप के बेसिस पे हम चार टाइप से डिवाइड करते हैं, इंडिविजुअल रिसोर्सेज, ठीक है, कम्युनिटी ओन, नेशनल और इंटरनेशनल। जब आप इंडिविजुअल रिसोर्सेज की बात करती हो तो कोई भी ऐसी चीज जो आपको बिलोंग करती है ना? फॉर एग्जांपल, मेरा ये पेन हो गया, मेरा ये फोन हो गया, आपके पास आपका घर हो गया, आपके पापा की कार हो गई, ये सब आप प्राइवेटली ओन कर रहे हो। ऐसे गांव के अंदर किसानों की जमीनें हो गई, अर्बन एरियाज में आपके बड़े बड़े फ्लैट्स हो गए। ये सारा एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है बच्चों आपका ऑफ इंडिविजुअल रिसोर्सेज। वहीं जब हम कम्युनिटी बेस्ड रिसोर्सेज की बात करते हैं बच्चों, तो दैट इज बिलोंगिंग टू ऑल द मेंबर्स ऑफ अ कम्युनिटी। फॉर एग्जांपल, बरियल ग्राउंड्स बहुत अच्छा एग्जांपल है इसका। जब किसी इंसान की डेथ हो जाती है तो अलग अलग कम्युनिटी के अलग अलग बरियल ग्राउंड्स हैं जहां पे वो लोग जाकर के डेड बॉडी के लास्ट राइट्स जो हैं, अंतिम संस्कार है, उसको परफॉर्म करते हैं, राइट बच्चों? सो दैट इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज। नेशनल रिसोर्सेज की जब हम बात करेंगे, टेक्निकली या नॉन टेक्निकली जितनी भी चीजें एक देश के अंदर प्रेजेंट है बच्चों, वो सारी की सारी नेशनल रिसोर्सेज हैं। इवन आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी पब्लिक गुड के लिए, नेशनल गुड के लिए सरकार के द्वारा पावर किया जाता है अथॉरिटीज को एक्वायर करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आपका घर बीच में आ रहा है, एक जबरदस्त हाईवे बनाया जा रहा है, राइट, जिससे दो दूर दराज के इलाकों की कनेक्टिविटी इंप्रूव हो रही है, तो कहीं ना कहीं वो नेशनल डेवलपमेंट का ही पार्ट है। तो उस केस में सरकार आपसे आपका घर ले सकती है, हालांकि आपको उसके एवरेज में कॉम्पनसेशन दिया जाता है बच्चों, ठीक है, लेकिन योर प्राइवेट प्रॉपर्टी कैन ऑल्सो बी टेकन बाय द गवर्नमेंट, ठीक है, फॉर नेशनल गुड। तो ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। और साथ ही साथ जैसे बच्चे हमारे देश की सरहदें होती हैं, देश के लैंड बॉर्डर्स होते हैं, वैसे ही हमारे कोस्टल बॉर्डर्स भी होते हैं बच्चों, है ना? तो हमारे कोस्ट लाइन से करीब 12 नॉटिकल माइल्स तक का जो डिस्टेंस है, ठीक है, वो आता है भाई एक पर्टिकुलर देश की सीमा में। इसको हम कहते हैं टेरिटोरियल वाटर्स, ठीक है बच्चा लोग? चलिए, तो ये भी इसके अंदर जितने भी रिसोर्स हैं वो सारे के सारे एक देश को डिपेंड करते हैं। इंटरनेशनल रिसोर्सेज की जब हम बात करते हैं बच्चों, तो ये वो रिसोर्सेज हैं जो किसी एक देश को बिलोंग नहीं करते, बट मल्टीपल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं इनको कंट्रोल करती हैं। तो यहां पे अगर आपको कुछ निकालना है तो पहले आपको उनकी परमिशन चाहिए होगी। जनरली किसी भी कंट्री के जो कोस्ट लाइन है, जो तटीय इलाका है, उसके 200 नॉटिकल माइल्स के बाद का जितना भी एरिया है वो ओपन ओशन को बिलोंग करता है। कोई भी इंसान, कोई भी कंट्री विदाउट प्रॉपर परमिशन वहां से कुछ भी निकाल नहीं सकती, राइट? जैसे भारत के पास अधिकार है मैंगनीज नोड्यूल्स को माइन करने का फ्रॉम द बेड ऑफ इंडियन ओशन, तो एक स्पेशल परमिशन केस है बच्चों, ठीक है? चलिए, इसके बाद हम बात करते हैं ऑन द स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के बेसिस पर हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, पोटेंशियल, डेवलप्ड, स्टॉक और रिजर्व। पोटेंशियल की बात करते हैं, यानी क्या है कि कहने का मतलब है कि बेटा तुम में प्रतिभा बहुत है, बहुत पोटेंशियल है, बहुत कैपेबिलिटी है, लेकिन तुम परफॉर्म नहीं कर पा रहे, है ना? उसका रीजन है कि तुम अपनी गलतियों को नहीं देख रहे, अपनी गलतियां सुधारने का ट्राई नहीं कर रहे। तो बेसिकली ऐसे रिसोर्सेज हैं जो किसी रीजन में मिलते हैं,
बट इनकी क्वालिटी और क्वांटिटी पे अभी सर्वे नहीं किया गया है, जिसके चलते बच्चों हमने अभी इनको ठीक से यूटिलाइज नहीं किया है। फॉर एग्जांपल राजस्थान गुजरात में सोलर और विंड पावर का जबरदस्त पोटेंशियल है, लेकिन इनकी क्वालिटी और क्वांटिटी को अभी सर्वे नहीं किया गया है, जिसकी वजह से हम इसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं ठीक से, राइट। डेवलप्ड रिसोर्सेज की जब आप बात करेंगे बच्चों, तो ये वो रिसोर्सेज हैं जिनकी क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों को जांचा जा चुका है, सर्वे किया जा चुका है और आप इसको नॉर्मली यूज कर रहे हो। अब बात आती है सबसे मोस्ट कंफ्यूजिंग स्टॉक और रिजर्व की। स्टॉक बहुत सिंपल है बच्चे, स्टॉक एक ऐसा रिसोर्स है जिसके लिए आपके पास टेक्नोलॉजी ही नहीं है। मतलब जब कभी जिंदगी में होगी टेक्नोलॉजी, लाइफ में कभी होगी, तब आप उसको यूटिलाइज कर पाओगे। अब पानी को आप देख लीजिए, पानी बनता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन से, राइट। लेकिन हाइड्रोजन ऑक्सीजन आप देखिए दोनों एक बहुत बढ़िया रिसोर्स हो सकते हैं एज अ फ्यूल, लेकिन अभी वहां पास टेक्नोलॉजी नहीं है कि उसको ब्रेक करके उनको इंडिविजुअली यूज किया जाए। एज अ रिजल्ट हमने इसको आइडिया रख दिया फ्यूचर के लिए। रिजर्व जो है बच्चे एक छोटा पार्ट मान लीजिए, स्टॉक का सबसेट मान लीजिए, या सिंपल भाषा में कहें कि ऐसे रिसोर्सेज हैं जिनको एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी की मदद से आप उपयोग में ला सकते हैं, लेकिन आप काफी बचा के यूज कर रहे हैं ताकि फ्यूचर जनरेशंस की नीड्स को मीट किया जा सके। जैसे भारत में 22% जो आपका पावर जनरेशन है वो हाइड्रो पावर से होता है, राइट। लेकिन बाकी का जो प्रोडक्शन है एनर्जी का बच्चों, हम वो थर्मल पावर से करते हैं। तो अभी हम लोग हाइड्रो पावर को बनाने की हमारे पास टेक्नोलॉजी है, रिसोर्सेज है, लेकिन हम उसको बचा के रख रहे हैं कहीं ना कहीं फॉर द फ्यूचर जनरेशंस, राइट बच्चों। तो ये कहीं ना कहीं बच्चे अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए अब समस्या आती है कि भैया नीड क्यों है रिसोर्स प्लानिंग की। भारत में आप अगर देखें तो बच्चे अलग अलग जगहों पे अलग अलग क्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज मिलते हैं। जैसे भारत के डेक्कन प्लेट्यू क्षेत्र में जो है आपको मिनरल रिच रिसोर्सेज मिलेंगे, बहुत सारे मिनरल्स हैं। वही नॉर्थ में मिनरल डेफिशिएंसी है, तो बहुत जरूरी है कि इन रिसोर्सेज को मैपिंग करना, सर्वे करना और नेशनल डेवलपमेंट के हिसाब से अलग अलग जगहों पे डिस्ट्रीब्यूट करना। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस है जिसने बड़ा मैंडेटरी कर दिया है रिसोर्स प्लानिंग को। जैसे फॉर एग्जांपल जो आपके ग्रीडी लोग हैं, लालची लोग हैं, जिनको सिर्फ प्रॉफिट कमाने से मतलब है, उन्होंने रिसोर्सेज को बहुत एक्सप्लॉइट किया है। एज अ रिजल्ट आप देखोगे कि सोसाइटी में क्या हुआ है, कुछ लोगों के हाथ में तो बहुत ज्यादा रिसोर्सेज हैं और कुछ के हाथ में बिल्कुल नहीं है। तो सोसाइटी दो भागों में बढ़ गई है, एक रिच और एक पुअर, या हैव कह लीजिए और हैव नॉट्स कह लीजिए, जिसके पास है और जिसके पास नहीं है। इसके अलावा सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का सिंपल सीधी परिभाषा है कि डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट डैमेज द एनवायरमेंट एंड ऑल्सो नॉट कॉम्प्रोमाइज द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशंस। यानी आप विकास करिए, बस इस हिसाब से करिए कि आपके पर्यावरण को, एनवायरमेंट को नुकसान मत पहुंचाइए, साथ ही साथ जो आने वाली पीढ़ियां हैं, आने वाली जनरेशंस हैं, उनकी जरूरतों का भी ख्याल रखा जाए, राइट। और इसी के चलते बच्चे 1992 में रियो डी जेनेरियो के अंदर एक अर्थ समिट की गई थी, पहली अर्थ समिट, जहां पे पूरे देश के अलग अलग देशों के लीडर्स आए थे, उन्होंने डिक्लेरेशंस पे साइन किए थे। एक डिक्लेरेशन ऐसा ही था, एजेंडा 21। तो इनका ऑब्जेक्टिव था कि बाय 21st सेंचुरी ये लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करेंगे, ठीक है। तो दुनिया में अलग अलग प्रॉब्लम्स है, एनवायरमेंटल कंसर्न है, ग्लोबल वार्मिंग है, क्लाइमेट चेंज है, साथ ही साथ पॉवर्टी रिलेटेड इश्यूज हैं, इसको ये लोग मिल करके टैकल करेंगे, राइट बच्चों। तो हालांकि ये बहुत सारी बातें जो है अभी कहीं ना कहीं किताबों में ज्यादा दफन है ना। चलिए, तो जब हम लोग रिसोर्स प्लानिंग की बात करते हैं बच्चे, हम लोग जनरली 3 कंपोनेंट्स ऑफ रिसोर्स प्लानिंग की बात करते हैं। पहला होता है आपका आइडेंटिफिकेशन, प्लानिंग और फिर नेशनल डेवलपमेंट। मतलब बहुत जरूरी है कि पहले एरिया का सर्वे करिए, आइडेंटिफाई करिए कि क्या क्वालिटी में रिसोर्स अवेलेबल है और किस क्वांटिटी में रिसोर्स अवेलेबल है। आपने एक बार ये सर्वे कर लिया, इसके बाद जरूरी है कि आप एक प्रॉपर प्लानिंग बनाइए। क्या टेक्नोलॉजी लगेगा, क्या स्किल लगेगा, किस तरीके के इंजीनियर्स चाहिए, क्या लेबर्स लगेगा, खर्चा कितना आएगा, ये सारी की सारी चीजें आपको मैप करनी है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपका जितना भी डेवलपमेंट प्लान है ये मैच करना चाहिए आपके नेशनल डेवलपमेंट से। यानी इंडिविजुअल जो गोल है दैट शुड ऑलवेज मैच विद नेशनल डेवलपमेंट। तो ये आपके अलग अलग कंपोनेंट्स हैं बच्चे ऑफ रिसोर्स प्लानिंग। चलो बच्चों आगे मूव करते हैं फटाफट से। तो हम लोग ये देखा कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बहुत सारे रिसोर्सेज ऐसे हैं जो हमारे डिप्लीट हुए हैं। उसका बहुत हद तक क्रेडिट जाता है हमारे ब्रिटिशर्स को, जिन्होंने आकर के भारत के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया। और इसके अलावा बच्चे जो रैपिड डेवलपमेंट एक्टिविटीज हुई हैं उन्होंने भी कहीं ना कहीं रिसोर्सेज को हार्म किया है। गांधी जी ने एक जबरदस्त बात कही थी कि देयर इज इनफ फॉर एवरीवन्स नीड बट नॉट फॉर एनीवन्स ग्रीड। लोगों की जरूरतों के हिसाब से बहुत है, लेकिन लोगों के लालच के लिए जो है वो बहुत कम है, और ये बात बिल्कुल सच्चाई है। चलिए, जब रिसोर्सेज की बात चलती है बच्चों, तो जमीन भी एक ऐसा रिसोर्स है जिसका यूटिलाइजेशन बहुत ज्यादा होता है। अब फॉर एग्जांपल अगर आप इस पाई चार्ट को देखिए तो आप ये देख पाएंगे कि जो टोटल लैंड अंडर अलग अलग रिलीफ फीचर्स है उसमें 43% प्लेन एरियाज है, 30% माउंटेन्स और आपका 27% आपके प्लेट्यू रीजन है, राइट।
तो अलग अलग तरीके के रिलीफ फीचर्स आपको भारत में दिखते हैं। यहाँ प्लेट्यूज भी है, माउंटेन्स भी है, प्लेन्स भी है, डेजर्ट्स भी है। तो जब लैंड यूटिलाइजेशन की बात आती है तो बच्चे हम लोग अलग अलग तरीके से लैंड को यूटिलाइज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पहला तो आप देख लीजिए कि जमीन जो है जंगलों के फॉर्म में भी है, जहां पे नेचुरल फॉरेस्ट है। इसके अलावा हम बात करते हैं ऐसी जमीन जो कल्टीवेशन नहीं किया जा सकता, जिसपे खेतीबाड़ी नहीं हो सकती, वो है बंजर जमीन, आपकी वेस्टलैंड एरियाज, या फिर ऐसी जमीनें जिसको आपने नॉन एग्रीकल्चर यूजेस पे लगा दिया, जैसे बिल्डिंग बनाने में, स्कूल बनाने में, हॉस्पिटल बनाने में, शॉपिंग मॉल बनाने में, ऑफिसेस बनाने में। इसके अलावा भी बच्चे और कुछ ऐसी जमीनें हैं जिसमें आप खेतीबाड़ी नहीं करते। फॉर एग्जांपल आपकी परमानेंट पैस्चर, जहां पे आपकी गाय भैंसे चारा वगैरह चरती हैं, वो वाली जमीन। इसके अलावा ऐसी जमीनें जिसमें मल्टीपल टाइप के आपके ट्रीज लगे हैं, ठीक है, कोई स्पेसिफिक वैरायटी नहीं लगा हुआ है, मिसलेनियस क्रॉप्स लगे हैं, कल्टिवेबल वेस्टलैंड है ना, ऐसी जमीन जिसको 5 साल से ज्यादा जिसपे खेतीबाड़ी ना की गई हो, ऐसी जमीन आपकी कहलाती है कल्टिवेबल वेस्टलैंड। इसके अलावा बच्चे हमारे पास आती हैं फैलो लैंड्स। फैलो का सिंपल मतलब है अनकल्टिवेटेड, यानी जिसपे खेतीबाड़ी नहीं की गई है। तो फैलो लैंड्स की जब हम बात करते हैं बच्चे, तो वी हैव करेंट फैलो, यानी ऐसी जमीन जिसमें 1 साल या उससे कम से खेतीबाड़ी नहीं की गई है, उसको खाली छोड़ दिया गया है। अदर देन करेंट फैलो में ऐसी जमीन आती है जिसमें पिछले 1 से 5 सालों के बीच में खेतीबाड़ी नहीं की गई है, उसको खाली छोड़ दिया गया है, राइट। जब आप नेट सोन एरिया की बात करते हैं बच्चों, तो नेट सोन एरिया टोटल एरिया है जिसपे आपने क्रॉपिंग की है, आपने पर्टिकुलर क्रॉप्स को सो किया है ना। और जब इसी एरिया में आप एक ऐसा एरिया ऐड कर देते हो जिसमें 1 से ज्यादा बार खेतीबाड़ी की गई हो, तो आपको मिल जाता है आपका ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया, राइट बच्चों। चलिए नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया। भारत में लैंड यूज पैटर्न 2 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। पहला है आपका फिजिकल फैक्टर, दूसरा है आपका ह्यूमन फैक्टर। फिजिकल फैक्टर में एरिया का रिलीफ फीचर बहुत मायने रखता है, क्लाइमेट कैसा है, किस प्रकार का सॉइल टाइप्स है, ये सारी की सारी चीजें डिसाइड करती हैं कि लैंड किस तरीके से यूटिलाइज की जाएगी। ह्यूमन फैक्टर्स में पॉपुलेशन डेंसिटी डिफाइन करता है आपके, इसके अलावा टेक्नोलॉजी कितनी अवेलेबल है, आपके लोकल कल्चर्स क्या है। कई बार लोकल कल्चर्स ऐसे होते हैं जो पर्टिकुलर एरिया में कल्टिवेशन है, किसी भी टाइप का एक्टिविटी अलाउ नहीं करते। तो सारी चीजें मैटर करती हैं भारत में व्हेन इट कम्स टू लैंड यूटिलाइजेशन। इसको हम बहुत ही सिंपल से पाई चार्ट से समझेंगे बच्चों। तो 2 पाई चार्ट्स हैं यहाँ पे, 1960, 61 और 2014, 15 का। तो यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे किस तरीके से जमीन में चेंजेस आए हैं, राइट। विल स्टार्ट विद द नंबर 1 फॉरेस्ट एरियाज। तो आप देखिए कि 18.11% जो था फॉरेस्ट एरिया था 1961 में, जो बढ़ के 23.3% हो गया है। वही अगर हम बात करें बैरन लैंड की, जो 18.11 थी, अभी वो घट के 5.5% हो गई है। अगर हम बात करें बच्चों यहाँ पे नॉन एग्रीकल्चर लैंड की, तो जो 4.95% थी वो बढ़ के अभी 8.7% हो गई है। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे पैस्चर लैंड्स की, 4.71% थी, वो घट के 3.3 हो गई है बच्चों। अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स की, तो 1.5 से रिड्यूस होकर 1% पे आ गया है। वही अगर हम बात करें वेस्ट लैंड की, कल्टिवेबल वेस्ट लैंड की, तो 6.23% से घट के 4% पे है। अगर हम बात करें फैलो अदर देन करेंट फैलो की बच्चों, तो ये 3.5 से बढ़ करके थोड़ा सा 3.6 हो गया है। और अगर वही हम बात करते हैं करेंट फैलो लैंड्स की, तो 3.73% से बढ़ करके 4.9% हो गई हैं। और ये आपका नेट सोन एरिया है जो कि कंपैरेटिवली आपको रिड्यूस दिखता है। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि बहुत सारी ऐसी वेस्ट लैंड है, अनफिट फॉर कल्टीवेशन है, जिसको हमने नेट सोन एरिया में इंक्लूड नहीं किया है। अदरवाइज हमारे नेट सोन एरिया का परसेंटेज आता है 54%। तो एज ए रिजल्ट आप देख सकते हैं कि कंपैरेटिवली नेट सोन एरिया थोड़ा कम आ रहा है। इसके अलावा बच्चों नॉन एग्रीकल्चर यूजेस के लिए भी जो जमीन का यूज है वो काफी ज्यादा बड़ा है। अब इतना सारा लैंड यूजेज करने के बाद बच्चों एक प्रॉब्लम बहुत बड़ी सामने आती है लैंड डिग्रेडेशन की, यानी कि जब हमारा लैंड का फर्टिलिटी लूज होता जा रहा है, लैंड की क्वालिटी डिग्रेड हो रही है। इसके मल्टीपल फैक्टर्स है। फॉर एग्जांपल माइनिंग, झारखंड, छत्तीसगढ़, एमपी, ओडिशा जैसे क्षेत्रों में जो माइनिंग एक बहुत बड़ा रीजन है बच्चों। माइनिंग में क्या होता है, जब आप बड़े बड़े गड्ढे करके छोड़ देते हो, जमीन किसी काम की नहीं रहती, बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाती है, बर्बाद हो जाती है, राइट। इसके अलावा अगर मैं बात करूं आपसे ओवरग्रेजिंग, आप देखिए गुजरात, राजस्थान, एमपी, महाराष्ट्र में ओवरग्रेजिंग एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है बच्चों। जब एक सेम पीस ऑफ लैंड पे आप बार बार गाय भैंसों को चराओगे तो बच्चे वो पीस ऑफ लैंड बेकार होता जाएगा, आप उसको रिन्यू होने का टाइम ही नहीं दे रहे हैं। सो दैट इज अ मेजर पॉइंट। नाउ ओवर इरिगेशन, पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी मेजर एग्रीकल्चर स्टेट्स हैं, ठीक है, इनको ग्रैनरी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। यहां पे क्या है कि जरूरत से ज्यादा जब पानी दे दिया जाता है खेतों में,
तो बच्चों वो पानी क्या है, स्टैंड कर जाता है वहीं जमीन पे। एज अ रिजल्ट सॉइल का जो अल्कलाइन लेवल्स है वो बढ़ते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी कम होती है। सो दैट इज अ मेजर कॉज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। इसके अलावा इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस भी बहुत बड़ा रीजन है। सीमेंट इंडस्ट्री में जब लाइमस्टोन को ग्राइंड किया जाता है तो उससे बहुत सारी धूल उड़ती है जो एयर पोल्यूट करती है। साथ ही साथ जब वो धूल सेटल होती है सॉइल के साथ मिक्स होती है बच्चों, एज अ रिजल्ट पानी नीचे जाने में प्रॉब्लम होता है, सॉइल फर्टाइल नहीं हो पाती है ना। तो ओल मिलाकर के जब सॉइल इरोजन होता है तब बच्चे वही केमिकल एफ्लुएंट्स जो है वो जाके वाटर बॉडीज में मिलते हैं, देयर बाय कॉजिंग वाटर पोल्यूशन एज वेल। तो मल्टीपल चीजें हैं जिसके थ्रू बच्चों आपका लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है। नाउ हाउ टू कंट्रोल दिस लैंड डिग्रेडेशन, बहुत सिंपल है। अफॉरेस्टेशन जरूरी है, प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए ग्रेजिंग का, शेल्टर बेल्ट्स को प्लान करिए, ठीक है। थॉर्नी बुशेस ग्रो कर सकते हैं हम डेजर्ट एरियाज में डेजर्टिफिकेशन रोकने के लिए। वेस्ट मैनेजमेंट प्रॉपर होना चाहिए, माइनिंग एक्टिविटीज को रेगुलेट करना चाहिए। साथ ही साथ जो भी इंडस्ट्रियल केमिकल्स को आप डिस्चार्ज कर रहे हो प्रॉपरली बच्चे ट्रीटेड होने चाहिए, राइट। नाउ सॉइल बच्चे अपने आप में अगर हम बात करें एक बहुत बड़ा रिसोर्स है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं बच्चों, सॉइल जो है इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल रिसोर्स। बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स इसमें रहते हैं, मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं कई बार इतनी सेंटीमीटर थिक सॉइल बनाने में भी, है ना। इसमें ह्यूमस कंटेंट होता है बच्चों, दैट इज ऑर्गेनिक मैटर। जब डेड प्लांट्स एनिमल्स मर जाते हैं सॉइल के साथ मिक्स हो जाते हैं, इट मेक्स इट मोर फर्टाइल। किसी भी सॉइल का जो नेचर है डिपेंड करता है उसके पेरेंट रॉक पे जिससे वो बनी है, क्लाइमेटिक फैक्टर्स पे, साथ ही साथ अलग अलग लाइफ फॉर्म्स पे, राइट। चलिए अब हम बात करते हैं बच्चे अलग अलग सॉइल्स की। अलुवियल सॉइल की अगर हम बात करेंगे तो अलुवियल सॉइल मेजरली नॉर्दर्न प्लेन्स में आपको मिलने वाली है, जो कि डिपॉजिट की गई है गंगा, इंदस, ब्रह्मपुत्र, 3 बड़े रिवर सिस्टम्स के साथ, ठीक है। इसमें बच्चे अलग अलग प्रोपोर्शन आपको मिल जाएंगे सैंड के, सिल्ट के, क्ले के, ठीक है। तो कुल मिला के काफी फर्टाइल सॉइल है। राजस्थान, गुजरात, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स और जो डेल्टा एरियाज हैं कृष्णा, कावेरी, गोदावरी वगैरह के, वहां पे भी आपको अलुवियल सॉइल्स देखने को मिलती हैं, राइट। इसके अलावा अगर आप वैली साइड पे जाएंगे तो कई बार आपको सॉइल का जो टेक्सचर है वो काफी मोटा सा, थिक सा मिलेगा, कोर्स मिलेगा। एज के बेसिस पे हम 2 तरीके से डिवाइड करते हैं, भांगर और खादर। भांगर आपकी पुरानी अलुवियल सॉइल है जिसमें कंकड़ पार्टिकल्स काफी ज्यादा हैं, रफ स्टोन टाइप के पार्टिकल्स आपको मिलेंगे, इसलिए कल्टीवेशन काफी डिफिकल्ट है। खादर कंपैरेटिवली न्यू अलुवियल सॉइल है जो आपको ऐसे एरिया में मिलती है बच्चों जहां पे बाढ़ प्रभावित इलाके हैं, यानी बाढ़ ज्यादा आती है, फ्रेश मिट्टी आती है वहां पे, फर्टाइल मिट्टी आती है, राइट। एंड इसमें पोटाश, फॉस्फोरिक एसिड, लाइम का अच्छा खासा कंटेंट आपको मिल जाएगा, राइट। अगली बच्चे मिट्टी है ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल का फॉर्मेशन अपने आप हुआ है बच्चे जब इग्नियस रॉक्स फॉर्म हुए, टूटे, जब आपका लावा फ्लो हुआ, लावा ठंडा होता है, रॉक्स बनते हैं, जब वो रॉक्स टूटते हैं तब आपके जनरली ब्लैक सॉइल फॉर्मेशंस देखने को मिलेंगे। ब्लैक कॉटन सॉइल रेगुर सॉइल के नाम से फेमस है। डेक्कन ट्रैप, डेक्कन प्लेटू के रीजन में आपको सबसे ज्यादा मिलेगी, ठीक है, जैसे महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, एमपी, छत्तीसगढ़, ठीक है। तो बच्चे इन एरियाज में आपको ज्यादा देखने को मिलेगी ब्लैक सॉइल। वेरी गुड फॉर ग्रोइंग कॉटन, कॉटन बहुत अच्छा ग्रो करता है इसमें। इसके अलावा हम बात करते हैं रेड एंड येलो सॉइल्स की, तो राइस, व्हीट, रागी, मेज उगाने के लिए बहुत अच्छी सॉइल है। इग्नियस रॉक्स, क्रिस्टलाइन रॉक्स पे बच्चे ये सॉइल आपको मिल जाती है। रेडिश कलर इस वजह से होता है क्योंकि जब आयरन डिफ्यूज कर जाता है इन रॉक्स के अंदर तब आपको रेडिश कलर देता है। वही अगर हाइड्रेटेड फॉर्म में अगर मॉइस्चर होगा तो आपको दिखने में ये येलो जैसी लगेगी। इसके अलावा बच्चे लो रेनफॉल एरियाज जो हैं आपके ईस्टर्न एंड सदर्न पार्ट्स ऑफ डेक्कन प्लेटू के, वहां पे आपको मिल जाएगी, उड़ीसा में मिल जाएगी, ठीक है, छत्तीसगढ़ मिल जाएगी, और साथ ही साथ बच्चों जो वेस्टर्न घाट्स का, ठीक है, प्लेन एरिया है, प्लेटू एरिया है, वहां पे भी आपको रेड एंड येलो सॉइल्स देखने को मिलती हैं, राइट बच्चों। चलिए लेटराइट सॉइल बच्चे एक स्पेशल है, ऐसे एरियाज में मिलेगी जहां पे हीट भी बहुत ज्यादा है और बारिश भी बहुत होती है, तो एज अ रिजल्ट ऐसी जगह पे ह्यूमिड कंडीशंस होते हैं जो एक परफेक्ट हैं लेटराइट सॉइल के ग्रोथ के लिए। टी, कॉफी, कैशियो नट्स वगैरह काफी अच्छे से ग्रो करते हैं बच्चों। यहाँ पे ह्यूमस कंटेंट बहुत कम होता है। केकेटी यानी कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, एमपी और हिली एरियाज ऑफ उड़ीसा, आसाम में आप लेटराइट सॉइल्स बच्चों देख सकते हैं, व्यू कर सकते हैं। इसके अलावा एरिड सॉइल्स, नाम ही एरिड सजेस्ट करता है, तो बच्चे ऐसी जगह जाने की जहां पे पानी नहीं है। राजस्थान के अंदर बच्चों इस टाइप की आपको सॉइल्स देखने को मिलती हैं। रेड टू ब्राउन कलर में इनका रेंज आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। सैंडी है टेक्सचर में, कहीं कहीं पे सॉल्ट कंटेंट इतना हाई होता है कि इवापोरेट करके वहां से नमक भी बनाया जाता है। सॉल्ट वाटर लेक्स भी आपको मिलेंगे बच्चे राजस्थान के अंदर, सांभर लेक है आपका, राइट। तो जनरली राजस्थान के अंदर आप इस तरीके की सॉइल ज्यादा व्यू कर पाते हैं। फॉरेस्ट सॉइल्स बच्चे आपको मिलेंगी माउंटेनियस रीजन में, स्लोपी एरियाज में, ठीक है। बहुत सिंपल है, तो काफी लोमी और सिल्टी होती है बच्चों ये आपके वैली साइड्स में, और काफी रफ सी होती है जब आप जाएंगे आपके इन द साइड्स ऑफ अपर स्लोप्स। स्नो कवर्ड एरियाज में आपको यहाँ पे इरोजन बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा इन टाइप की सॉइल्स के अंदर, राइट बच्चों। एंड जनरली अगर आप लोअर वैलीज में जाएंगे, लोअर एलिवेशन के रीजन्स में जाएंगे, तो आपको काफी सॉइल फर्टाइल मिलेगी। तो बच्चे एक इंपॉर्टेंट सॉइल मैप है, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, तो आप इसको अच्छे से आपको रीड करना है, पढ़ना है बच्चे, ठीक है। सो दैट डिनोट्स द डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉइल प्रेजेंट इन इंडिया।
नाउ सॉइल इरोजन की अगर हम बात करते हैं बच्चों फटाफट से, तो सॉइल इरोजन कुछ नहीं है, बहुत सिंपल, द वॉशिंग अवे ऑफ टॉप सॉइल कवर। ठीक है, जो टॉप फर्टाइल सॉइल होता है जब वो रिमूव हो जाता है मल्टीपल फैक्टर्स के चलते, ह्यूमन और नॉर्मल नेचुरल फैक्टर्स जैसे विंड हो गया, वाटर हो गया, स्नो हो गया, इसके चलते कई बार जो टॉप सॉइल है वो इरोड हो जाती है, और आपकी ह्यूमन फैक्टर्स जैसे फॉर एग्जांपल डिफॉरेस्टेशन हो गया, ओवर ग्रेजिंग हो गया, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज हो गई, या फिर रॉन्ग फार्मिंग टेक्निक्स हो गई, तो इनके चलते भी बच्चों कहीं ना कहीं सॉइल इरोजन होता है। अलग अलग टाइप के सॉइल इरोजन देख सकते हैं, जैसे गली इरोजन, कई बार क्ले सॉइल्स के अंदर बच्चों पानी जो है ना एक जैसे चैनल क्रिएट कर देता है, राइट, तो दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज गलीज, एंड ऐसी जमीनें बिल्कुल बेकार हो जाती हैं कल्टीवेशन के लिए, इसलिए हम इनको बैडलैंड भी कहते हैं। शीट इरोजन क्या होता है बच्चे, जब पानी बहुत लार्ज एरिया में फ्लो करता है और अपने साथ बहुत सारी टॉप सॉइल को बहा के ले जाता है, तो ऐसा लगता है कि शीट के फॉर्म में जो है वो सॉइल फ्लो कर रही है, सच काइंड ऑफ इरोजन इज शीट इरोजन। और वही जब विंड आपकी सॉइल को उड़ा के ले जाती है, विंड जब ब्लो अवे कर जाती है बच्चों, ठीक है, टॉप सॉइल उड़ा ले जाती है, दैट इज कॉल्ड एज योर विंड इरोजन, राइट। अब इसको बचाने के बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कॉन्टूर प्लविंग। कॉन्टूर प्लविंग में हम क्या करते हैं, स्लोप्स के क्रॉस इस तरीके से लाइंस बनाते हैं, एंड यहां पे हम लोग प्लांटेशन करते हैं बच्चे, इसको कहते हैं प्लविंग अराउंड द कॉन्टूर लाइंस। ये क्या करती है, विंड की वाटर की फोर्स को ब्रेक करती है। इसके अलावा बच्चों स्ट्रिप क्रॉपिंग कर सकते हैं, यानी दो रोज ऑफ क्रॉप्स के बीच में हमने एक बीच में एक ऐसा क्रॉप लगाया जो सॉइल को बहुत बाइंड करके रख सकता है, होल्ड करके रख सकता है, वो घास भी हो सकती है, मल्टीपल चीजें हो सकती हैं, ठीक है, दिस हेल्प्स प्रिवेंट द सॉइल इरोजन। इसके अलावा टेरेस कल्टीवेशन, माउंटेन हिली एरियाज में आप जाएंगे बच्चों तो वहां पर आप देखोगे कि स्टेप्स के फॉर्म में फार्मर ने काट रखा है वहां पे, लाइक फॉर एग्जांपल फार्मिंग को। इससे क्या होता है, जब पानी नीचे उतरता है यहाँ पे स्लोप से, तो बच्चों उसका विंड का जो आपका पानी का जो प्रेशर है वो काफी ज्यादा ब्रेक डाउन होता है और सॉइल बह के नीचे नहीं जाती, राइट। इसके अलावा शेल्टर प्लांट्स बेल्ट्स को प्लांट करना एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। शेल्टर बेल्ट्स में क्या होता है कि आप जो है ना पेड़ों को एक सीधी लाइन में प्लांट करते हो, एज अ रिजल्ट क्या होता है, जब विंड आती है बच्चों तो विंड का जो फोर्स है, विंड की जो पावर है वो कहीं ना कहीं टूटती जाती है, ब्रेक होती जाती है, एज अ रिजल्ट वो सॉइल को उड़ा के नहीं ले जा पाती। सो दीज आर सम ऑफ द मेथड्स बच्चा लोग जिसके थ्रू आप सॉइल इरोजन को प्रिवेंट कर सकते हो। मुझे पता है ये राइड बहुत तेज थी, बहुत फास्ट थी, है ना, लेकिन यहां पे इंपॉर्टेंट ये है बच्चों कि आपके लिए स्पेशल कम टाइम में कम समय में एकदम रोबस्ट वाला रिवीजन करना, ठीक है। तो फटाफट से मुझे बता देना यार कि आप सारे और कौन कौन से चैप्टर्स के माइंड मैप्स चाहते हो, ऐसा क्विक वाला रिवीजन चाहते हो, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। और आज का आपका सवाल यही है, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द डिफरेंसेस बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स प्रेजेंट इन इंडिया, ठीक है। तो इस सवाल के साथ और एक प्रॉमिस के साथ, और हमेशा बच्चों याद रखना कि स्टे ब्रेव एंड स्टे अमेजिंग, क्योंकि बच्चे सपनों को अचीव करने के लिए मेहनत के साथ साथ तेजस्वी दिमाग भी लगता है, वो मुझे पता है तुम्हारे पास है ना। तो मिलके करेंगे यार, मिलके सॉल्व करेंगे, धमाकेदार चीजें करेंगे। लेट्स गेट मीटिंग इन द नेक्स्ट वाला प्यारा वाला माइंड मैप सेशन। बाय बाय बच्चों, टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड विद PW। बाय।